हेलो दोस्तों, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डीएमईआर के पेपर की ऑफिशियल आंसर की। डीएमईआर स्टाफ नर्स की एग्जाम कल हो चुकी है और इस पेपर की ऑफिशियल आंसर की सबसे पहले आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिल रही है। तो दोस्तों जिन्होंने डीएमईआर की एग्जाम दी है वो सभी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, कितने के क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप यहाँ से चेक कर लीजिए। और जिन्होंने डीएमईआर का एग्जाम नहीं दिया है वो भी इस पेपर को कंप्लीट जरूर देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं जो आपको आपकी आगामी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे नर्सिंग के क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं, साथ ही नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जैसे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, हिंदी के भी एक दो सवाल होंगे। तो इस प्रकार से अलग जो नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। हम फटाफट से इस पेपर को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। चलिए हम फटाफट से इस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। मैं जो पेपर आपको बता रहा हूँ ये है सेट 1B। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पता है सेट 1A सेट 1B जो भी है, तो वो अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया, विश्व के निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है। कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है, कौन सा वो महाद्वीप है जहां पर मरुस्थल बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, यूरोप। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सार्क का विस्तारित रूप कौन सा है, यानी कि जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछी गई है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साफिक ने अब्दुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए कहा, यह मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है, बताइए निम्नलिखित में से अब्दुल का साफिक से क्या रिश्ता है। तो ये रिश्ते वाला क्वेश्चन है, आप खुद अपनी लाइफ के ऊपर लेकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सेकंड, साला। क्या हो गया वो, ब्रदर इन लॉ, साला हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 6, 10, 14, 22, 30 और 42। देन नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको पूछा गया। पहले देखिए यहाँ पे 6 से 4 ऐड किया 10 हो गया, 10 में 4 ऐड किया 14 हो गया। अब यहाँ पे डबल आप ऐड कर रहे हैं, 14 में 8 ऐड किया 22 हो गया, 22 में 8 ऐड किया 30 हो गया। अब 30 में फिर आप देखिए 4 4 बढ़ाते जा रहे हैं, 4 से 8, 8 से 12 है। तो अब देखिए 30 में आपने 12 ऐड किया तो कितना हो गया, 42 हो गया। अब 42 में 12 और ऐड कर दीजिए, आपके पास में करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 54। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन में 20 हरी और 15 लाल गेंद रखी हुई है, इस परिस्थिति में निम्नलिखित में से हरी गेंद निकालने की संभावना क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, 4/7, यानी 4/7 आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर अवेलेबल बाई 3, यानी 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो कि 3 से विभाजित की जा सकती है। 2 अंकों की, यानी कि आपने 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, ये क्या है, 2 अंकों की संख्या है। अगर आपने 100 कर दिया तो वो क्या हो गया, 3 अंकों की संख्या होगी। और 1 से लेकर 9 तक ये क्या है, 1 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, 30 ऐसी संख्या है 2 अंकों की जो 3 से विभाजित होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द काउ मिल्क इज स्लाइटली येलोविश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। जो दूध मतलब गाय का जो दूध होता है उसमें जो कलर है वो चेंज मिलता है, मतलब वो येलोविश कलर का होता है, पीला पीला दूध जो है वो दिखाई देता है। ये दूध जो येलोविश कलर का हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा वो सब्सटेंस उस मिल्क में पाया जाता है जिसकी वजह से दूध का रंग हल्का पीला होता है। दोस्तों करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, कैरोटीन। जो कैरोटीन प्रोटीन है वो पाया जाता है काऊ मिल्क में, और इसकी वजह से जो काऊ मिल्क है वो येलोविश कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेतों में से निकलती है। धान के जो भी खेत होते हैं उनमें से कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, CH4। CH4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों, आप अपने आंसर्स मैच करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए,
तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है। ये हिंदी का क्वेश्चन है अलंकार से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो अलंकार बताना था वो आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड यमक अलंकार। यहाँ पे होगा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है। तो ये सभी को आपको पता होगा, गोदान। जो गोदान है वो प्रेमचंद की रचना है, काफी विख्यात लेखक है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेथ। जो डेथ वर्ड है इसका सिनोनिम आपको बताना है यहाँ पे। दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड स्कार्सिटी। जो स्कार्सिटी है वो क्या होगा, डेथ का सिनोनिम वर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। जो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, इट इज हाई टाइम इज स्टार्टेड अर्निंग। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना था चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मेगाबाइट इन बेस 2 बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू। एक जो मेगाबाइट है वो कितने बाइट के इक्विवेलेंट है, बरोबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 की पावर 20, 2 की पावर 20। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10। बाइनरी इक्विवेलेंट आपको बताना है 10 जो है उसको बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा, या फिर इस जो 10 है उसको बाइनरी जो कोड होते हैं उसमें किस प्रकार से लिखा जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एमंग फॉलोइंग ऑन एंड्रॉयड। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया किसका खुद का एंड्रॉयड है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड गूगल। जो गूगल है उसका खुद का एंड्रॉयड है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच द फॉलोइंग एप्लीकेशंस इज द टर्म स्लाइड शो यूज्ड। कौन सी वो एप्लीकेशन है जिसमें स्लाइड शो आप यूज़ करते हैं। जो स्लाइड शो टाइम है वो यूज़ करते हैं। आप सभी ने देखा होगा जो MS पावर पॉइंट है उसका कमाल होता है स्लाइड शो का। ओके, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द फुल फॉर्म ऑफ OEM। OEM की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है। कंप्यूटर के यहाँ पे 5-7 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। OEM की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन डी। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेबसाइट इज द टर्म .com यूज्ड। जो .com जैसे भी आप जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, मतलब सर्च आप करते हैं तो .com आप ज़रूर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है जो .com है इस टर्म का मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी कॉमर्शियल साइट। ये क्या होती है, कॉमर्शियल साइट होती है। .com जो भी आप टर्म यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है ये क्या है, कॉमर्शियल साइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सपांडेड फ्रॉम ISO। ISO की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है कि ISO का मतलब होता क्या है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ VPN। यहाँ पर VPN की फुल फॉर्म फिर से पूछी गई है। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है 3-4-5 क्वेश्चन तो यहाँ पे फुल फॉर्म के ही पूछ लिए गए कंप्यूटर से। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन डी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ USB। अब देखिए USB की फुल फॉर्म भी बता दीजिए, VPN की बता दी, ISO की बता दी। तो यहाँ पे VPN जो USB है इसकी फॉर्म भी बता दीजिए। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ टीयर्स बाय द आई। जो आँख के अंदर ग्लैंड होती है जिससे आंसू स्रावित होते हैं, उस ग्लैंड का नाम आपको पूछा गया कौन सी वो ग्लैंड है जो आंख से आंसू बहाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ नी जॉइंट। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे आंसर को गलत भी किया होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी वो बोन है जो नी जॉइंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, यानी नी जॉइंट से अटैच नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं फीमर, टीबिया, फिबुला एंड पटेला। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी
फिबुला बोन, जो फिबुला बोन है वो पीछे की तरफ होती है, लेकिन ये नी जॉइंट से अटैच नहीं होती है। फीमर डायरेक्टली अटैच होती है, टीबिया भी डायरेक्टली अटैच होती है, और पटेला आप सभी को पता है नी जॉइंट के ऊपर की जो कैप होती है वो क्या होती है, पटेला। तो ये सभी डायरेक्टली नी जॉइंट से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। लेकिन फिबुला जो है वो नी जॉइंट तक तो आता है, लेकिन ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं होता है नी जॉइंट के। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन्ड ऑर्गन कंस्टिट्यूट मिड ब्रेन हैंड ब्रेन अलॉन्ग विथ सेरिबेलम। देखिए जो हैंड ब्रेन है उसमें सेरिबेलम के साथ में और कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो हिंड ब्रेन है वो सेरिबेलम के साथ में और कौन कौन से यहाँ पे पार्ट्स होते हैं जिनसे ये हिंड ब्रेन बनता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो पॉन्स और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कौन से ब्रेन में होता है, हिंड ब्रेन में। साथ ही सेरिबेलम भी यहीं पे होता है। सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सभी हिंड ब्रेन्स के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कलेक्टेड ऑफ ब्लड सैंपल। जब आप ब्लड सैंपल किसी भी पेशेंट का लेते हैं तो कौन सी मोस्ट कॉमन साइट आप चूज करते हैं, यानी मोस्टली कौन सी वो साइट है जहां से आप ब्लड सैंपल लेते हैं। बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो हॉस्पिटलों में वर्क भी कर रहे हैं, तो उनको तो पता ही होगा कौन सी साइट से लेते हैं, और ऑलमोस्ट सभी ने, जिन्होंने भी नर्सिंग कर रखी है उन्होंने सब ने ब्लड का सैंपल लिया ही लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बतानी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी वो साइट है जहाँ से आप मोस्टली ब्लड सैंपल लेते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, मीडियन क्यूबाइटल वेन। जो मीडियन क्यूबाइटल वेन है वहाँ से मोस्टली ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the under mentioned type of hemoglobin is not normally found within the human erythrocyte। जो ह्यूमन इरिथ्रोसाइट है उसमें किस टाइप की हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, HbCO। HbCO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कभी भी हीमोग्लोबिन कनेक्ट नहीं होता है। HbA नॉर्मली पाई जाती है, HbA2 भी पाई जाती है, और Hb के साथ में ऑक्सीजन बाइंड होती है, ये भी पाई जाती है। तो ये तीनों हीमोग्लोबिन ह्यूमन इरिथ्रोसाइट में पाई जाती है। जो एक हीमोग्लोबिन है वो जो नहीं पाई जाती है ह्यूमन इरिथ्रोसाइट में, वो कौन सी है, ऑप्शन सी, HbCO। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन द बॉडी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो प्रिंसिपल है वो आपको बताना है बॉडी के अंदर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन ए, एल्डोस्टेरोन। जिन्होंने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर भी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज। आपके रग रग में दौड़ रहा है कि नॉर्मल जो GFR है वो 125 होती है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ml पर हावर भी दे दिया, ml पर मिनट भी दे दिया, ml पर सेकंड भी दे दिया, और लीटर पर मिनट भी दे दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ml पर मिनट को ना पढ़कर ml पर लीटर, ये जो लीटर पर मिनट है वो भी करके आ जाते हैं। मिनट उन्होंने देख लिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि लीटर में है कि मिलीलीटर में है, और किसी ने मिलीलीटर देख लिया तो वो ये नहीं देखा कि ये सेकंड में पूछ रहा है कि मिनट में आएगा। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट क्या होती है, नॉर्मल GFR होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज। जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है स्केलेटल मसल की उसको क्या कहते हैं। दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, सार्कोमियर। बाकी ऑप्शंस दोस्तों आप साथ साथ पढ़ते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। वो टेक्निकल टर्म आपको बतानी है जिसमें क्या करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है जो हार्ड हो। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में क्या करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओनली सच कल्चर ट्रेड्स आर एडॉप्टेड विच कैन बी इजिली एसिमिलेटेड। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए सेकेंड द ग्रुप ए मेंबर इज डेस द अदर मेंबर्स। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, अनअवेयर ऑफ। अनअवेयर ऑफ। अगला क्वेश्चन देखिए,
विच वन आउट ऑफ द अंडर मेंशन्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको एक वो स्टेटमेंट चूज करना है जो गलत यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन प्लेसेस फैमिलीज और इंडिविजुअल्स इनटू एन अनइक्वल सिस्टम। आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, न्यूरोपैथी वर्ड दे दिया जाता है या फिर न्यूराइटिस वर्ड दे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, आइसोनियाजाइड। और ये क्वेश्चंस बार बार बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और ये आगामी एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो आइसोनियाजाइड जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसकी वजह से यानी साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस इन प्रेग्नेंट वुमेन। आपको यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है सिफिलिस की, लेकिन कंडीशन आपको दे रखी है प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको सिफिलिस हो गया है, तो आप कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस उसको एडमिनिस्टर करोगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फ्रिक्वेंट सीरम ड्रग लेवल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। अगर कोई ड्रग आप लंबे समय तक किसी पर्सन को दे रहे हैं तो उसमें जो सीरम लेवल है, सीरम में ड्रग का जो लेवल है उसको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी ड्रग है जिसको अगर आप लंबे समय तक किसी पर्सन को दे रहे हैं तो उसमें जो सीरम लेवल, सीरम के अंदर उस ड्रग का जो लेवल है उसको चेक करने के लिए या उसको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, लिथियम। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपकी आगामी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कलर बैग आर रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल नॉन शार्प सॉलिड वेस्ट। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है माइक्रोबायोलॉजिकल। इस वर्ड को देख के आप समझ गए होंगे कि कौन से बैग के अंदर आपको ये डिस्पोज करना है या फिर ये जो भी वेस्ट है इसको डिस्कार्ड करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, येलो बैग के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर जो नॉन साफ सॉलिड वेस्ट होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। येलो बैग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट्स इन यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिस्टोस्कोप। जो भी सिस्टोस्कोप्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा केमिकल या फिर कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज लिया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, ग्लूट्राल्डिहाइड। जो ग्लूट्राल्डिहाइड सॉल्यूशन है उससे डिसइंफेक्ट करते हैं सिस्टोस्कोप को। अगला क्वेश्चन देखिए, all of the following blood-borne viruses can be transmitted through needle stick injury except, यानी नीडल स्टिक इंजरी की वजह से जो ब्लड बॉर्न वायरसेज है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं एक कंडीशन को छोड़कर। एक वो कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसमें जो नीडल स्टिक इंजरी की वजह से वो वायरस ट्रांसमिट नहीं होंगे। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, रेबीज वायरस। रेबीज वायरस होगा अगर डॉग किसी को काट लेता है तो, यानी कुत्ता अगर किसी को खा जाए तो उसकी वजह से जरूर रेबीज वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, बाकी आपकी नीडल स्टिक इंजरी से ट्रांसमिशन इसका नहीं होगा। HIV होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस भी ट्रांसमिट होगा और हेपेटाइटिस जो सी वायरस है वो भी नीडल स्टिक इंजरी की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है। ये ब्लड बॉर्न डिजीज कंडीशन आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर अराइविंग एट द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर आफ्टर 10 days ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर। यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है टाइफॉइड फीवर, डायग्नोस क्या हुआ है टाइफॉइड फीवर और वो आपके पास में आया है और उसको फीवर होते हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। मतलब टाइफॉइड फीवर है तो सीधी सी बात है फीवर तो उसको आएगा। अब 10 दिन से उसको बुखार है और टाइफॉइड फीवर उसको डायग्नोस हुआ है, तो उसके लिए आप कौन सा डायग्नोसिस मेथड चूज करेंगे या फिर कौन सा टेस्ट आप करेंगे जिससे आप पता लगाएंगे कि इसको टाइफॉइड फीवर ही हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, विडाल टेस्ट। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस। जो डेंगू वायरस है वो किससे ट्रांसमिट होता है, ये आपको सिंपली पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, एडिस एगिप्टी मॉस्किटो। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए दोस्तों इस एग्जाम में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड हो। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैक्सीन डज ए BCG वैक्सीन बिलोंग्स टू। जो BCG वैक्सीन होती है वो किस टाइप की वैक्सीन है, ये तो आप सभी को पता ही है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑप्टिमल
optimum output range of oxygen concentration that is expected from the efficient oxygen concentrator is। जो ओसी आते हैं, ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर आते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के अंदर जो आउटपुट रेंज होती है वो ऑप्टिमम कितनी होती है, ये सिंपली आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सी 90 to 96%, 90 से 96% क्या होती है, ऑक्सीजन आउटपुट रेंज होती है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एडल्ट पेशेंट has sustained burn on both the thigh and the perineum, then as per rule of 9 the body surface area with burns would be। आपको यहाँ पे जो रूल ऑफ 9 है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कोई पेशेंट आपके पास में आया है और वो उसकी जो दोनों थाई है वो बर्न हो चुकी है, साथ ही पेरिनियम का एरिया भी बर्न हो चुका है। थाई दोनों जल चुकी है, साथ में पेरिनियम भी जल चुका है। अब आपको बताना है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कि कितनी सरफेस उस पेशेंट की जली हुई है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी 37%। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37%, यानी कि एक थाई यानी 18%, साथ में दोनों थाई यहाँ पे जली है तो 18-18 ये हो जाएंगे, साथ ही पेरिनियम जो है वो 1% होता है। तो आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 37। अगला क्वेश्चन देखिए, retention of which of the following electrolytes can be potentially be most life threatening in renal failure। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में 1-2 साल छोड़ के ये हर बार पूछा ही पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है रेनल फेल्योर की कंडीशन के अंदर। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी पोटेशियम। करेक्ट आंसर आपको क्या करना था ऑप्शन सी पोटेशियम। ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है रेनल फेल्योर की कंडीशन में। पोटेशियम अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो इसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन जो है वो डेंजर हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंस्टिट्यूट्स द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन अगर किसी पर्सन को होती है तो आप कौन सी ड्रग जल्दी से जल्दी या फिर इमरजेंसी में आप यूज़ करते हैं, या फिर एनाफाइलेक्सिस को ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस आप यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एड्रीनलिन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेशन ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन कंडीशंस। कौन सी वो अंडर मेंशन, यहाँ पे 4 कंडीशंस दे रखे हैं, कौन सी वो कंडीशन है जिस कंडीशन में ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन को मतलब चेक किया जाता है। ग्लाइकोसाइलेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो टेस्ट किया जाता है और उसे डिटेक्ट करते हैं कौन सी डिजीज कंडीशन को। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस। अगर डायबिटीज मेलाइटस किसी को हो रखा है तो उसमें ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सहेल्ड ब्रीथ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी हेलिकोबैक्टर पायलोरी। जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बिल्कुल इजी सवाल है यहाँ पे। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आप सभी को पता है फॉलिक एसिड की वजह से होती है, तो यहाँ पे यही तो पूछा गया कि किसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है बच्चे के अंदर हो सकता है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सिक्रेशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के बाद में जो पहला मिल्क होता है मदर का, जो मदर ब्रेस्ट फर्स्ट मिल्क होता है उसको क्या कहते हैं, या पहली बार जो मिल्क सिक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड कोलोस्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस। ये क्वेश्चंस भी जैसे हरियाणा है, यूपी पीएससी है, इन स्टेट्स में ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड गायनेकोइड। कौन सा पेल्विस है, गायनेकोइड जो है वो क्या है, आइडियल फीमेल पेल्विस। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ द गेस्टेशन डज द यूट्रस नॉर्मली रीच एट द लेवल ऑफ जीपीस्टेनम। कितने वीक के गेस्टेशन पे जो यूट्रस है
उसकी साइज जो है वो जीफी स्टर्नम के लेवल तक हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड 36 वीक। 36 वीक पे जो है यूट्रस की साइज जो है ड्यूरिंग गेस्टेशन, यूट्रस की साइज 36 वीक पे जीफी स्टर्नम के लेवल तक चली जाती है, उसके बाद फिर से वापस ड्रॉप डाउन होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एट विच स्टेज आफ्टर द डिलीवरी शुड रोगम एंटीबॉडीज बी एडमिनिस्ट्रेड टू ए आर एच नेगेटिव मदर। अगर आर एच नेगेटिव मदर एडमिट हुई है और उसकी डिलीवरी अभी हुई है, तो डिलीवरी होने के बाद में जो रोगम एंटी डी एंटीबॉडीज है वो कब एडमिनिस्टर करवानी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी विद इन 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके 72 आवर्स यानी 72 घंटे के अंदर अंदर रोगम एंटी डी एंटीबॉडीज जो है वो एडमिनिस्टर करवाने की जरूरत होती है। इसके बाद नहीं करवाते हैं, इसके अंदर अंदर, इससे टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर ये रोगम एंटी डी एंटीबॉडीज उस महिला को एडमिनिस्टर करवानी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंसस इज कंडक्टेड एवरी डेज ईयर इन इंडिया। भारत में जो जनगणना होती है वो कितने सालों से होती है, ये सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 10 साल से। मतलब हर 10 साल से जनसंख्या की जो जनगणना है वो भारत में होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आशा वर्क्स आर वर्किंग एट डैश। जो आशाएं होती है वो कहाँ पर वर्क करती है। दोस्तों ये विलेज लेवल पे इनको लगाया जाता है और विलेज लेवल पे ये अपना फंक्शन करती है, मतलब अपना काम करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following is the figure representing the population that is covered at the level of community health center। जो CHC होता है वो जो CHC है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, फिर कितनी पॉपुलेशन पे CHC को एस्टेब्लिश किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सी 80,000 से 1,20,000। 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है अकेला CHC। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरी ईयर अप्रैल 7 इज सेलिब्रेटेड एज। और ये अभी यूपीपीएससी के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 7 अप्रैल है उसको कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन एट लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जो वाटर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, वाटर को जो प्योरीफाई किया जाता है उसकी फर्स्ट स्टेप आपको बतानी है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट स्टोरेज। जब भी चाहे लार्ज स्केल हो चाहे शॉर्ट जो लार्ज स्केल होता है उसमें जब जो वाटर प्योरीफाई किया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, स्टोरेज। यानी पानी को सबसे पहले स्टोर करना होगा, उसके बाद ही तो आप प्योरीफाई कर पाओगे। आपके पास पानी है ही नहीं लार्ज स्केल पे और आप प्योरीफाई कर रहे हो, किसको कर रहे हो, बिना पानी आप किसको प्यूरिफाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपकी स्टेप क्या होगी, स्टोरेज। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो करेक्ट आंसर आपको कर देना ऑप्शन फर्स्ट कैटेरेक्ट। जब भी आपको एग्जाम में पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, करेक्ट आंसर कर देना कैटेरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी की कंडीशन में कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो अफेक्ट होती है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड क्रेनियल नर्व 7। जो फेशियल नर्व होती है वो मेनली अफेक्ट होती है बेल्स पाल्सी के अंदर। जो क्रेनियल नर्व 7 है वो अफेक्ट होती है बेल्स पाल्सी में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंटावलेंट वैक्सीन इंक्लूड। आपको पूछा गया कि जो पेंटावलेंट वैक्सीन आती है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन इंक्लूड की गई है, तो करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट DPT, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड हेपेटाइटिस बी। ये 5 वैक्सीन होती है पेंटावलेंट वैक्सीन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंजरी ऑफ द अपर ब्रेकियल प्लेक्सस रिजल्ट्स इन। अपर ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी हुई है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी एब्स पाल्सी। यहाँ पे बेल्स पाल्सी ऊपर, यहाँ पे है एब्स पाल्सी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आउट द फॉलोइंग शुड बी आइडियल डोज ऑफ विटामिन ए टू बी एडमिनिस्ट्रेड इन ए 6 to 12 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट। यहाँ पे 9 मंथ ना देकर आपको यहाँ पे सिंपली पूछा गया कि 6 से 12 महीने के बच्चे को आप विटामिन ए की डोज दे रहे हैं तो कितने के एडमिनिस्टर आप करवाओगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यानी पहली जो डोज होती है 9 महीने पे जो पिलाई जाती है वो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद 5 साल तक जो डोज देते हैं विटामिन ए की वो कितनी चलती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये 5 साल तक चलती है। पहली डोज 1 लाख होगी, उसके बाद जो भी डोज होगी वो सारी क्या होगी, 2 लाख होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट वन, दैट इज। देन आपको यहाँ पे बताना है कि जो रूमेटिक फीवर है
वो डायग्नोस हुआ है और उसमें जो आपने साइंस सिम्टम्स पढ़े हैं उसमें माइनर क्राइटेरिया अलग से आपने पढ़ा होगा, मेजर क्राइटेरिया आपने अलग से पढ़ा होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे मेजर क्राइटेरिया के यहाँ पे कुछ सिम्टम्स आपको दे रखे हैं रूमेटिक फीवर के, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड फीवर आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये र्यूमेटिक फीवर के मेजर क्राइटेरिया है, यानी मेजर सिम्टम्स है, कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस एंड इरिथमा मार्जिनेटम। बहुत दिनों बाद यानी 1-1.5 साल बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है पहली बार, यानी पहले बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता लेकिन अभी काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अभी इस एग्जाम में DMER की इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे आपके आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अब देखने को आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द फुट इज कॉल्ड एज। आउटवर्ड बेंडिंग जो फुट है उसकी आउटवर्ड बेंडिंग क्या कहलाती है, या फिर ये जो क्लब फुट की जो डिजीज कंडीशन है कंजेनाइटल, ये एक प्रॉब्लम है, तो ये आपको बताने है आउटवर्ड अगर फुट बेंड हो रहा है तो इस टर्म को क्या बोलेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन डी, टैल्पिज वैलगस, टैल्पिज वैलगस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, फिर से जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, 21 नवंबर 1967 को, 21 नवंबर 1967 को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, पंडित नेकीराम शर्मा। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंबाला में छावनी की स्थापना की गई थी। जो अंबाला में छावनी है उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 1843, 1843। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले मौजूद थे। जब हरियाणा का गठन हुआ था या फिर हरियाणा राज्य बना था उस दौरान हरियाणा में कितने क्या जिले मौजूद थे, ये आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सी, 7 जिले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने लड़की की बहादुरी की रचना करी थी, यानी वो कौन है जिन्होंने लड़की की बहादुरी की रचना की थी। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, श्री माधव प्रसाद मिश्र। ये जो लेखक है इन्होंने जो लड़की की बहादुरी एक रचना है उसको लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर कौन है या फिर किसको जाना जाता है इसके नाम से। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, श्री दीपचंद बहामन। जो दीपचंद बहामन है उसको हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जो अशोक के शिलालेख है वो कौन से जिले से प्राप्त हुए हरियाणा के। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, यमुनानगर। जो यमुनानगर है वहाँ पे ये अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा आपको बताना था। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सी, जिंद। दोस्तों यहाँ पे DMER का ये पेपर है तो सीधी सी बात है हरियाणा की एग्जाम है तो हरियाणा के क्वेश्चंस तो यहाँ पे पूछेंगे ही पूछेंगे, और हरियाणा के यहाँ पे जनरल नॉलेज के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वो जिला है जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का ये जिला है दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, भिवानी। भिवानी को छोटी काशी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थित है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है हरियाणा में। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, पिंजौर। कहाँ पे है, पिंजौर में। अगला क्वेश्चन देखिए, देवेंद्र झाझड़िया, ये राजस्थान से है, बिल्कुल राजस्थान का क्वेश्चन आ गया। देवेंद्र झाझड़िया खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है। देवेंद्र जो झाझड़िया है वो कौन से खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ज्वेलिन थ्रो। कहाँ से हैं, ज्वेलिन थ्रो से। जो ज्वेलिन थ्रो गेम है उससे जुड़े हुए हैं देवेंद्र झाझड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन प्रक्रिया के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान की गई थी। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, टिग्राना। जो टिग्राना है वहाँ पे सिंधु घाटी की जो सभ्यता है जो भी अवशेष वगैरह मिले हैं उनकी पहचान हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित होने जा रहा है। कौन सा वो स्थान है जहां पर मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित हो रहा है हरियाणा में। तो कौन सा वो जिला है या फिर कौन सा वो स्थान है बताना है दोस्तों आपको। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, सोनीपत। सोनीपत आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित खेल पुरस्कारों में से हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है।
करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट भीम पुरस्कार। जो भीम पुरस्कार है वो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है हरियाणा का। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? सबसे छोटी इकाई पंचायती राज की आपको पूछी गई है, हरियाणा में कौन सी है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? न्यूनतम इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में कितनी प्रशासनिक डिविजन्स की व्यवस्था है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट 6। कितनी है? 6। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा में के किस जिले में जिला न्यायालय नहीं है? कौन सा वो जिला है हरियाणा का जिसमें जिला न्यायालय बिल्कुल भी नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी चरखी दादरी। चरखी दादरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा राज्य में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की गई? हरियाणा में एक योजना चलाई गई थी आपकी बेटी हमारी बेटी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में महम तहसील के प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण हुआ था? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी शाहजहां। जो शाहजहां का शासनकाल था उस दौरान जो महम तहसील है वहां पे एक जलाशय का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हनीथी-कुंड बैराज कार्यात्मक हो गया था? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी 2002। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के निम्न में से किस जिले में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाता है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का निम्न में से किस जिले के साथ संबंध है? जो भारतीय शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज जी, उनका किस जिले के साथ में संबंध है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड हिसार। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का और आज की इस पेपर का देखिए, पुराली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? आभूषण का नाम है पुराली और ये आपको पूछा गया कि शरीर के कौन से भाग में इस आभूषण को पहना जाता है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सी नोज। दोस्तों ये थे हमारे 90 क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चंस के ऑफिशियल आंसर के आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिए है। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और बेल आइकन बटन को भी दबा ले ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। दोस्तों 90 के 90 क्वेश्चंस के जो भी ऑफिशियल आंसर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।